एक सेकंड सर, रिक्वेस्ट है। स्वागत है साढ़े दरमियान भैन सुनीता दुग्गल जी जो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हरियाणे तो साढ़े दरमियान विशेष रूप दे विच जिहड़ा साडा राष्ट्रीय स्तर के उत्ते एक बजट पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर दे विच उसके उपलक्ष्य च कल आए सन ते कल इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स दे नाल बजट के उत्ते चर्चा का कार्यक्रम सीगा तुसीं भी कुछ काफ़ी लोग साथी सीगे और उसके बाद अज तुहाडे नाल एक्सक्लूसिव जिहड़ा हैगा वा सवेर दी प्रेस वार्ता रखी उन्होंने नाल साडे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी साडे प्रदेश के महामंत्री श्री जीवन गुप्ता जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री उदय शर्मा देवी जी और साडे जिले के अध्यक्ष श्री रजनीश तिमान जी और महामंत्री नरेंद्र सिंह मल्ली जी मंच से ने और मैं भैन जी को विनती करांगा कि आज का विषय। नमस्कार सभी बंधुओं को, छायाकार मित्रों को, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये अमृत काल का समय है, हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और ये जो आने वाले 25 साल हैं इसमें हमारे भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस अमृत काल का पहला बजट है। और जिस तरह का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के निर्देशन में ये उपस्थित हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि ये सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट है जिसमें कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है कि जो इस बजट में उसको कहीं ना कहीं से कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो या अछूता इससे रहा हो। चाहे हम इसमें महिलाओं की बात करें, चाहे हम इसमें ओबीसी क्लास की बात करें, SC ST क्लास की बात करें, युवाओं की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है और ख़ासकर हम लुधियाना में है व्यापारी वर्ग की बात करें कि जो इसमें उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एक आम आदमी को बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 8-9 सालों के अंदर जो तरक्की हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है, चाहे हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, तो सब में आपने एक बहुत ज़बरदस्त जो है बदलाव महसूस किया होगा। आज वंदे भारत हमारे देश में खुद बनने वाली ट्रेन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो है वहाँ से चल रही है और इसी में आप देखिए कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेलवेज़ के लिए दिए गए हैं और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा जो है 10 लाख करोड़ के करीब जो है वो इसमें दिया गया है ताकि जहाँ कहीं पर भी हमें ज़रूरत है वहाँ पर अच्छे से अच्छी बिल्डिंग्स बने। और इसी के तहत हम अगर देखें कि जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि लुधियाना भी है और पंजाब और हरियाणा ये सब जो है हमारा कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ पर किसान भाई बहुत ज़्यादा हैं, तो छोटे किसान को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनकी एक सोच रहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सब लोगों के प्रयास से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जो छोटा किसान है जो कि मोटा अनाज उगाता है, जिसको कि मिलेट्स बोलते हैं और जिसको कि एक सम्मान देने के लिए नाम दिया गया है श्री अन्न, और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व के अंदर इसको उगाने में, श्री अन्न को उगाने में नंबर 1 पर है। हम सबसे टॉप पर हैं एक्सपोर्ट करने में श्री अन्न को, और उगाने में नंबर 1 पे हैं और एक्सपोर्ट करने में नंबर 2 पे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नंबर 2 से नंबर 1 पर आ जाएं इसको एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि इससे छोटे किसान को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। G20
के जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश में आ चुके हैं और पूरे साल भर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में वो रहने वाले हैं। तो उनको भी हमारी कोशिश है कि हम ये एक जो हेल्दी फूड है ये परोसें ताकि उनको इसके लाभ का पता लग सके और ये अपने देश में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो किसानों की बात करें, हम किसानों के लिए और जो हमारे बजट के अंदर है कि 1 करोड़ के करीब जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये कोशिश रहेगी कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर जाया जाए। आप लोग पंजाब के यहाँ के जो फसलें हैं उनसे वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से हमारा किसान जो है वो फर्टिलाइज़र्स के एक जाल में फंस के धीरे धीरे अपनी जो लैंड है, अपनी जो सॉइल है, उसकी जो उर्वरकता जो होती है उसको ख़त्म कर चुका है। तो इसलिए कि वापस उसके अंदर एक वो उर्वरक शक्ति आए और वो फर्टाइल हो, इसके लिए सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि 1 करोड़ के करीब जो किसान भाई हैं उनको ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए इसकी तरफ लेकर जाएंगे। और फर्टिलाइज़र्स में भी नैनो फर्टिलाइज़र्स जो हैं, नैनो यूरिया, नैनो DAP, उसका हम उपयोग कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैंसर कितना बढ़ता जा रहा है, बल्कि एक तो बठिंडा जो ट्रेन है शायद उसको कैंसर ट्रेन ही बोलते हैं। तो हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने सॉइल को अच्छा करें और किस तरह से जो है ये धरती हमें सब कुछ देती है और हमारा किसान जो है इस धरती के ऊपर अनाज उगाता है हम सब के लिए, तो उन दोनों की सेहत ठीक होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ ऐसी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को दी जा रही हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनको सरकार की तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो मदद मिलेगी। और सरकार की तरफ से ब्याज रहित इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा, राज्यों को दिया जाएगा, कि ताकि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो जो कुछ भी वहाँ पर अपना प्रोडक्शन वहाँ पर जिस भी तरह की उनकी होती है, हैंडीक्राफ्ट की होती है या जो भी घरेलू उत्पाद वहाँ पर वो उपस्थित करती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन है उसको यूनिटी मॉल्स के अंदर बेचा जाए। यूनिटी मॉल्स जो है उसका पैसा केंद्र सरकार देगी राज्य सरकारों को, और जगह जगह पर यूनिटी मॉल्स बनाकर जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ पर अपना श्री अन्न जो है उसको बेच सकें। हमारी जो बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो जो भी उनका सामान है उसको वहाँ पर बेच सकें। तो ये सरकार की तरफ से जो है वो यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सा पैसा राज्य सरकार को बिना ब्याज के दिया जाएगा। अब राज्य सरकार किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं ये देखने वाली बात है। बहुत बार ऐसा देखने में आया है, खासकर अगर हम यहाँ की भी बात करें कि सरकार वहाँ से केंद्र सरकार बहुत सा पैसा भेजती है, लेकिन राज्य सरकारें कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ना हो जाए इसमें, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करती। सरकार की तरफ से एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए और एडोलसेंस जो हमारे हैं, अधेड़ उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए डिजी लाइब्रेरी जो है, डिजिटल लाइब्रेरी, वो हर गांव के अंदर खोलने की सरकार पैसे देगी। आप देखिए केंद्र सरकार। अब अगर फिर भी कोई राज्य सरकार गांव-गांव में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं खोलती है तो जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश है केंद्र सरकार की कि सबका साथ सबका विकास जो है वो होना चाहिए। और इसी के तहत आप ये देखिए कि जो हमारा ट्राइबल वर्ग है, कि जिसको आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया था, कि जो जिस भी हालात में रह रहा है वो वैसे ही रह रहा था, प्रिमिटिव अगर आप इसकी बात करें तो सरकार ने ये कोशिश की है कि कम से कम भी 740 एकलव्य स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे उन बच्चों के लिए जो अभी तक जिनको इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि किस तरह से उनका विकास हो सकता है, अभी तक भी वो वही वाली लाइफ जी रहे हैं। उन ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए 740 के करीब एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और 38,800 टीचर्स और स्टाफ जो है उसके लिए भर्ती किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके साथ साथ अगर आप देखें सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और महिलाओं के लिए भी जैसे जो सरकार हमारी काम कर रही है, और युवाओं के लिए आपने देखा होगा कि युवा जो हैं रोज़गार के लिए उनको ये कोशिश रहती है कि हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो सरकार ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है कि जिसके अंदर जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में जिस तरह के रोज़गार के लिए युवाओं की ज़रूरत होगी उनको उसी तरह से ही सिखाया जाएगा। ये मैंडेटरी किया जाएगा कि अगर किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अगर आपको मैकेनिक की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, तो उस मशीन के मैकेनिक के तौर पर ही उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा। जो हमारा इसमें आर्टिसंस है, जो हाथ से काम करने वाले जो हैं, उनको आप देखिए इसमें कितना फ़ायदा मिलेगा।
तो मुझे ये लगता है कि ये सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। मध्यम वर्ग की बहुत दिनों से ये कोशिश थी कि हमारा जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके लिमिट को भी आपको मालूम होगा कि पहले 5 लाख से और अब 7 लाख तक कर दिया है। तो 7 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इसके बाद जो इनकम उनकी होती है तो उसके ऊपर ये जो न्यू रेजीम है, अगर वो चाहें तो इसके हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी किसी तरह की कोई सेविंग करते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह उन्होंने करवा रखी है, तो ओल्ड रेजीम के हिसाब से भी वो अपना टैक्स दे सकते हैं। MSME के अंदर भी सरकार की कोशिश ये है कि उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। 95% तक जो पैसा MSME के तहत जो है हमारे भाइयों ने जो दिया है, और वो फोरफिट हो गया था कोरोना के टाइम में। आपने देखा होगा कि ये 2 साल जो है ऐसे सबके निकले हैं कि जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डावाडोल हो चुकी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की अर्थव्यवस्था हमारी आज की तारीख में चल रही है, हम 10वें नंबर से आज 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम तीसरे या दूसरे नंबर तक भी छलांग लगा जाएंगे। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो युवा है, और इस युवाओं का हमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इन युवाओं का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इन युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन के माध्यम से, तो अब कोशिश ये है कि सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दे सके। इसी के तहत MSME में जैसा मैंने आपको बताया कि 95% तक जो किसी ने पेमेंट अगर जो है उसकी रुकी हुई है किसी तरह की, और उनको अगर किसी तरह की कोई फाइन या पेनल्टी सरकार की तरफ से लग रही है, तो वो जो फोरफिट हो चुकी है वो सरकार वापस करेगी उनको, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की तारीख में अगर हम देखें कि कोई विपक्ष का भी ऐसा नेता नहीं है कि जो स्पष्ट रूप से कह सके कि इस बजट के अंदर ये कमी है। आप चाहे शशि थरूर जी ने अपना ट्वीट किया है उसको देख लें, आप चाहे फारूक अब्दुल्ला जी के ट्वीट को देख लें, उन्होंने सब ने ये माना है कि बजट में जो है हम बजट को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि जिन्होंने इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का सवाल है, ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖੱਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਫਰੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ